नमस्कार साथियों, आप सभी का वर्षिका एकेडमी में स्वागत है। जूनियर अकाउंटेंट के लिए जो आपकी डीवी होने वाली है, उसके लिए मेरे पास काफ़ी क्वेरी आई है। उसी को लेकर के साथियों हमने एक छोटा सा ये वीडियो बना रहे हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, कुछ विद्यार्थियों ने हमसे जो क्वेरी की है वो इस प्रकार से है कि अविवाहित होता है उससे किस प्रकार से शपथ पत्र बनेगा। ठीक है। दूसरी की है कि डिजिटल मूल निवास प्रमाण पत्र के संबंध में पेश करना है या नहीं पेश करना है या क्या करना है। तीसरा है मूल दस्तावेज यदि किसी के पास खो गए तो उसे क्या करना है। चौथा है सरकारी विभाग या अन्य गैर सरकारी विभाग में नियुक्ति होने पर एनओसी के संबंध में। ठीक है। ये साथियों इस पर 3 बार तरीके से अपन चर्चा करेंगे। यदि वह पूर्व में नौकरी में था, दूसरा आवेदन के पश्चात नौकरी में आया हो, तीसरा परीक्षा देने के बाद में नौकरी लगी हो, और पांचवा अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। साथियों ये इनको आप 5 मिनट का समय देके एक बार अवश्य देख लेना। हो सकता है इससे आपको काफ़ी बेनिफिट हो। तो पहले अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो अपन बात करेंगे कि मैं अपने पॉइंट से चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको आरएसएमबी ने जो दिशा निर्देश दिए हैं वो आपको देखने होंगे। ठीक है। मूल विज्ञप्ति जारी की थी दिनांक 20/6/2023 को, इसको आपको देखना है। और 30 संशोधित विज्ञप्ति 23/6/2023 को जारी की गई थी। ये साथियों ये आपको देखनी है। और साथियों सबसे अहम बिंदु ये है कि आपने जो फॉर्म भरा था उसका आपको प्रिंट ले लेना है। प्रिंट देख लेने के बाद में आपने जो जो उसमें फिलअप किया है केवल उतना ही माइंड लगाना है, आगे माइंड नहीं लगाना है। यह आपके लिए आगे बहुत बेनिफिट रहेगा। और अभी मैं चर्चा करते हैं, अपने पॉइंट पे चर्चा करते हैं। पहले तो अविवाहित द्वारा शपथ पत्र। अब साथियों स्टूडेंट कह रहे हैं, विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर हम अविवाहित हैं तो हम शपथ पत्र दें या नहीं दें, क्या करना है, कैसे बनेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ। आप विज्ञप्ति निकालें, विज्ञप्ति के बिंदु संख्या 17 का आप देखोगे, 14 देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि विवाहित महिलाओं के लिए संतान घोषणा पत्र अनिवार्य किया गया है। कहने का मतलब ये अनिवार्य किसके लिए किया गया, केवल विवाहित महिलाओं के लिए किया गया, अविवाहित के लिए नहीं। परंतु ये अपने से अपलोड करने के लिए कह रहा है आपको। तो अब आपको क्या करना होगा, पहली चीज़ कि ये अनिवार्य नहीं है। ठीक है साथियों। दूसरी चीज़, जब अपने से ये कह ही रहा है कि आप अपलोड करें तो आपको क्या करना है, आपको शपथ पत्र प्रारूप में, ठीक, शपथ पत्र प्रारूप कौन सा होता है ये आपको उसमें मिल जाएगा, जो आरएसएम की वेबसाइट है। उसमें एम्प्लॉय कॉर्नर है जो कल हमने बताया था, उसमें वो 3 एफिडेविट बताए थे, उसमें एक है शपथ पत्र वाला, एक सेम उसी प्रारूप में आपको बनाना है। इसमें लिखाना क्या है, इसमें 2 चीज़ लिखनी है साथियों। यह है कि मैं अविवाहित हूँ, दूसरा यह है कि मेरे संतान की संख्या 0 है। यदि विद्यार्थी अविवाहित है तो आपको ये लिखाना होगा कि शपथ पत्र में कि मैं अविवाहित हूँ और मेरी संतान की संख्या 0 है। और लास्ट के अंदर वो सत्यापन आता है, वो फिक्स परफॉर्मा होता है। ठीक है साथियों, वो क्लियर। आगे चलते हैं। दूसरी बात चलती है अपने डिजिटल मूल निवास प्रमाण पत्र के बारे में। तो साथियों मैं पहले बता देता हूँ कि सामान्य रूप से तो मूल निवास एक ही बार बनता है, ये आपको पता है। दूसरी बात साथियों, आप विज्ञप्ति की बिंदु संख्या 17 का 19 के अनुसार सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व के होने चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है साथियों। क्या होना चाहिए, आप विज्ञप्ति निकालें, उसके बिंदु संख्या 17 का कितना 19 देखें, जिसके अनुसार जो भी प्रमाण पत्र आप पेश कर रहे होंगे वो विज्ञप्ति जब जारी हुई थी आपका आवेदन के अंतिम दिनांक से पूर्व के होने चाहिए। अब बात ये आती है कि साहब आपके पास मूल निवास प्रमाण पहले का था, विज्ञप्ति से पहले का, लेकिन आपने डिजिटल प्रमाण पत्र बना लिया, अब क्या करें। तो इसमें साथियों पहली चीज़ तो आपको विवेक का प्रयोग करना है। इसमें मैं केवल आपको बता सकता हूँ इससे करने से क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन इसमें आपको अपना विवेक का ही माइंड लगाना है। ठीक है, कि आपको पुराना प्रस्तुत करना है या नया। साथियों पहली चीज़ है, यदि आपने मान लो डिजिटल बना लिया और मूल आपके पास जमा नहीं करवाया है, मूल का मतलब आपके पास 2 थे, एक तो डिजिटल वाला था और एक पुराना वाला था। यदि पुराना वाला आपने मान लो जमा नहीं कराया, वैसे तो होता यह है कि पुराना जब आप जमा कराते हैं तभी डिजिटल बनता है, लेकिन यदि किसी के पास पुराना वाला पड़ा है
तो आपको अपने विवेक से निर्णय लेना चाहिए। जहाँ तक हो पुराना यदि है तो वही लगा देना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो आवेदन से पहले की डेट का होगा। हाँ, यदि आपने ये डिजिटल प्रमाण पत्र आवेदन से पहले के ले रखा तो आपको यही पेश करना है। लेकिन ये आवेदन आपने आवेदन जब भरा था, अंतिम तिथि हुई थी, उसके बाद में प्राप्त किया है, तो यदि आपके पास पुराने का मूल है साथियों, कॉपी नहीं होनी चाहिए, कॉपी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब इसके बाद में अभी आप अपलोड भी करोगे तो भी आपको मूल ही करना है, और बाद में भी जब ये डॉक्यूमेंट आप वास्तविक सत्यापित कराओगे तो भी आपको मूल ही दिखाना होगा उनको वहाँ पे जा कर के। तो उस वक्त फिर आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास मूल है या नहीं है। तो इसलिए ध्यान रखना, यदि आपके पास डिजिटल बनाया हो लेकिन मूल पुराना पड़ा है तो आप अपने विवेक अनुसार पुराना लगा देना चाहिए। लेकिन वो उसी कंडीशन में लगाएंगे जब वह आवेदन की अंतिम तिथि के बाद में आपने लिया हो डिजिटल वाला, ठीक है। अगली बात ये आती है कि आपने डिजिटल बना लिया और मूल भी जमा करा दिया, अब क्या करना? अब आपके पास कुछ ऑप्शन बचा ही नहीं साथियों, ठीक है। अब आपको तो अब आप उसकी कॉपी लगा नहीं सकते पुराने वाले की। क्यों? आप कॉपी लगाएंगे तो मूल आपसे मांगेंगे, जब बाद में आपका ओरिजिनल वेरिफिकेशन होगा उस वक्त मूल मांगेंगे। इसलिए आपको डिजिटली लगा देना चाहिए, क्योंकि मूल निवास साथियों पिछले 10 साल का रिकॉर्ड होता है, ठीक है। कि इसका मतलब ये होता है कि आप पिछले 10 साल से यहाँ के उस ज़िले के वहाँ के स्थायी निवासी हैं, तो फिर आपको डिजिटल लगाना होगा, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं अभी। तो ये लगा दोगे तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्या करें क्या नहीं करें, ठीक है। और मैंने आपको पहले बता दिया ये विवेक पे है। और लेकिन यदि आप लगाते हैं, आपने डिजिटल भी लगा दिया और उसकी पुराने की कॉपी लगाना चाहते हैं, मान लो उसकी कॉपी आप लगाना चाहते हो, तो उस पीडीएफ को आप क्या कहोगे? प्रथम की पूरक द्वितीय के नाम से पीडीएफ को अपलोड कर सकते हो। जो जैसे कि प्रथम पीडीएफ तो क्या हो गई? आपका मूल हो गया। जो मान लो आपने डिजिटल अपलोड करना चाहते हैं, डिजिटल कर लिया, और सेकंड में के अंदर उसकी कॉपी लगाना चाहते हो, किसकी? पुराने वाले की, तो आप प्रथम की पूरक द्वितीय के नाम से पीडीएफ बना करके उसमें लगा सकते हो। ये आपको अपने विवेक अनुसार करना साथियों, ठीक है। अगला है मूल दस्तावेज खो जाने पे क्या करना है, ठीक है। मान लो आपने डॉक्यूमेंट बनाए, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो खो गया, जैसे कि कई साथियों ने मुझे उससे पूछा कि सर RSCIT का जो डॉक्यूमेंट था वो खो गया है, अब हमें क्या करना है? तो सबसे पहले तो चीज़ है, क्या आपने FIR कराई थी? ठीक है, यदि आपने FIR कराई है तो उसकी कॉपी होनी चाहिए। दूसरी, द्वितीय प्रति अर्थात डुप्लीकेट के लिए आपने आवेदन किया कि नहीं किया? यदि आवेदन किया है तो उसकी रसीद लगानी होगी, और यदि आपने आवेदन नहीं किया तो आप आज ही फ़ौरन उसके लिए आवेदन कर दें, जिससे कि वो रसीद आप उसको पेश कर सको। तीसरा, इसके साथ आपको एक शपथ पत्र भी अपलोड करना होगा कि जैसे ही वो मिल जाएगा डुप्लीकेट आपको, वो तुरंत आप प्रस्तुत कर दोगे, ठीक है। ये 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़, या तो आपने FIR की हो सकता है आपने FIR नहीं कराई हो, और डिजिटल के लिए वैसे ही डुप्लीकेट के लिए आपने आवेदन कर दिया हो। तो आपने आवेदन कर दिया है तो उसकी जो रसीद जो शुल्क जो रसीद कटी होगी वो पेश करना, और एक एफिडेविट आप किसी भी नोटरी वाले के पास जाके बोलेंगे तो वो आपको बना के दे देंगे। एक शपथ पत्र बना लेना साथियों, ठीक है। अगला चलते हैं अपन, अब बात करते हैं साथियों सरकारी और गैर सरकारी विभाग में नियुक्ति के संबंध में बात करेंगे साथियों। अब सबसे पहले तो बात करेंगे वे कर्मचारी जो पहले से ही नियुक्त हैं। तो साथियों इसके लिए आपको विज्ञप्ति का बिंदु संख्या 15 देखें। क्या देखना? विज्ञप्ति का बिंदु संख्या 15 देखें। इसमें लिखा हुआ है जो पहले से सरकारी नौकरी में हैं या उपक्रम में हैं उनको आवेदन से पूर्व लिखित में सूचित करते हुए NOC लेनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ऐसे कर्मचारी जो पहले से ही सरकारी नौकरी में हैं, तो जब जूनियर अकाउंटेंट की विज्ञप्ति निकली थी तो उसमें अप्लाई करने के लिए, आवेदन करने के लिए उसको संबंधित विभाग को सूचित करना था, NOC लेनी थी। यहाँ सूचित करना ही NOC हो जाता है साथियों। अगर आपने वहाँ सूचित किया है तो वो आपको क्या स्वीकृति जारी करते हैं, बाद में एक लेटर जारी करते हैं कि आप इसको एग्ज़ाम को दे सकते हैं या फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ है नियुक्ति के समय आपको NOC
देना होगा नियुक्ति के समय। अभी तो केवल आपसे वेरिफिकेशन का मांग रहे हैं। अब अभी तो आप एक एनओसी लोगे अभी उनसे, ठीक है। इसके बाद में एक एनओसी और लेनी होगी आपको। कब? जब आप लास्ट के अंदर वो लोगे। अगर आपको नहीं भी देता है तो ये एनओसी भी चलेगी साथियों, जो अब आप लोगे, ठीक है। तीसरी है जो अनापत्ति प्रमाण पत्र अर्थात एनओसी के अभाव में, ध्यान रखना साथियों ये इंपॉर्टेंट है। मान लो आपको एनओसी नहीं मिल रही है तो अनापत्ति प्रमाण पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को पूर्व सेवा से त्यागपत्र देकर नव नियुक्ति के समय त्यागपत्र स्वीकार करने संबंधित आदेश देना होगा। यह विज्ञप्ति के बिंदु संख्या 17 का 18 में उल्लेख किया गया है। इसको आप देख सकते हैं। यहाँ कहने का भावार्थ ये है कि मान लो आपने एनओसी नहीं ली, ठीक है, तो आपने अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया, तो जब मूल नियुक्ति होगी आपकी, जिस डिपार्टमेंट में नियुक्ति होगी, उस समय आपको जो त्यागपत्र जो होता है उसको स्वीकार करने का प्रमाण पत्र उसे वहाँ प्रस्तुत करना होगा साथियों, ठीक है साथियों। अब बात करते हैं अपन बाद में नियुक्ति की। यहाँ बाद में नियुक्ति भी दो प्रकार से हुई है साथियों। कैसे? एक तो कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जब उन्होंने आवेदन किया था जूनियर अकाउंटेंट का, उसके बाद में उनकी नियुक्ति लगी हो। एक ऐसे हैं जब परीक्षा हुई थी तो उसके बाद में उनकी नियुक्ति हुई हो, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं जिन्होंने आवेदन के बाद में नवीन नियुक्ति ली हो, उस पर विद्यार्थियों पर बात करेंगे साथियों। सामान्य रूप से विज्ञप्ति में आवेदन के बाद की नियुक्ति के संबंध में किसी प्रकार का उल्लेख नहीं किया। पहली चीज़ तो ये है साथियों कि ऐसा सरकारी कर्मचारी जो कि आवेदन के पश्चात नौकरी में लगा हो, उसके संबंध में विज्ञप्ति में कहीं कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन फिर भी इस बिंदु के संबंध में आप मूल विज्ञप्ति देख सकते हैं एक बार, और हो सकता है मेरे से भी चूक हो जाए, लेकिन एक जहाँ तक है मैंने देख लिया, लेकिन फिर भी एक बार आप देख सकते हैं, ठीक है। अगली चीज़ क्या है साथियों, आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना होगा। अब साथियों सबसे इम्पोर्टेंट, अब ये आपके ऊपर है कि विवेक का इस्तेमाल, अर्थात आपको एनओसी लेनी है नहीं लेनी है। तो पहली चीज़ तो एक आप साथियों नोट कर लेना कि मैंने शुरू में बोला है कि जितना आपने फॉर्म में भरा है उतना ही माइंड लगाना है, ठीक है। आपको ज़्यादा माइंड नहीं लगाना है। यदि आपने फॉर्म में ये भरा है कि मेरी नौकरी लग चुकी है तो आपको एनओसी लेनी ही पड़ेगी किसी भी हालत में, ठीक है। और दूसरी बात ये भी है साथियों, कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे जिन्होंने एनओसी के लिए अप्लाई किया है पर एनओसी डिपार्टमेंट अभी नहीं दे पा रहा क्योंकि आपके पास समय ही नहीं बचा। अभी क्या नहीं बचा? समय नहीं बचा। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको साथियों, आपने जब एग्ज़ाम दिया था, ठीक, उस वक्त परमिशन की स्वीकृति ली थी, वो ही एक एनओसी के रूप में आप पेश कर सकते हैं उसको, ठीक है। वो एनओसी मानी जाती है क्योंकि डिपार्टमेंट आपको ये कहता है कि मैं आपको सहमति देता हूँ। अगली चीज़, अब अपन इस पर चल रहे थे उस पॉइंट पे, जब बाद में नियुक्ति होती है तो उस पर विद्यार्थी, उसमें क्या होता है कि इसके विज्ञप्ति में कुछ भी उल्लेख नहीं होता, ठीक है। आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना है। मैं इसका नुकसान बताता हूँ साथियों। सपोज करो कि आपकी नियुक्ति आवेदन के बाद में लगी है, ठीक है, लेकिन आपने अभी ये शो कर दिया कि मेरी नौकरी, मैं यहाँ पे इस जगह नौकरी कर रहा हूँ। तो इससे एक नुकसान क्या होगा? वो ये होगा कि साथियों, आपने नौकरी के बाहर किसी राज्य, जिले में अथवा केंद्र सरकार के किसी विभाग में हैं तो पुलिस वेरिफिकेशन कराते समय अधिक समय लगेगा। पिछली भर्ती में साथियों यही कुछ विद्यार्थियों ने गलती की थी। उन्होंने अपने डिपार्टमेंट शो कर दिया था, कोई बम्बई में था, कोई कहाँ था। उसमें क्या हुआ कि उनका स्थायीकरण, अर्थात जब प्रोबेशन जब 2 साल पूरे हो जाते हैं तो उनका स्थायीकरण होता है, वो स्थायीकरण समय पे नहीं हुआ। कम से कम लोगों को 1 से 2 साल वेट करना पड़ा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसको शो कर दिया। अब शो करने से क्या होगा कि डिपार्टमेंट क्या कराएगा? पुलिस वेरिफिकेशन कराएगा। अब बाहर के राज्य में पुलिस वेरिफिकेशन कराने में समय लगता है। तो ये आपके विवेक पे है कि आपको इसको शो करना है या नहीं करना। मैं इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं बता सकता। मैं आपको नुकसान के बारे में मैंने आपको बता दी। दूसरी बात, आपने अभी जॉब ली है तो आपके 2 साल भी पूरे नहीं हुए तो ना आपकी ये सर्विस काउंट होगी। तो ये आपको के ऊपर है कि आपको बताना है या नहीं बताना। परंतु संबंधित डिपार्टमेंट को आपको बताना है कि ये नहीं बताना, ये मैं क्लियर कर देता हूँ। कौन से संबंधित? जहाँ पर आप नियुक्त हैं अभी वर्तमान में।
तो मैं अभी बताता हूँ आपको, आगे चर्चा करते हैं। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का फॉर्म भरने से पहले इसकी सूचना अपने विभाग को लिखित में देनी चाहिए ताकि समय पर आपको रिलीव किया जा सके। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ऐसे विद्यार्थी जो शो नहीं करना चाह रहे, ठीक है, ये यहाँ पे इस डीवी के अंदर नहीं बताना चाह रहे कि मेरी यहाँ पे नियुक्ति है, लेकिन आपको संबंधित आप जिस डिपार्टमेंट में हो उसमें तो आपको ये जब आप डीवी का फॉर्म भर रहे हो उस वक्त आपको लिखित में सूचना देनी होगी कि मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हो गया है। तो ये एक सूचनार्थ आपको पेश करना होगा ताकि आपको रिलीव करते समय, आपको कार्यमुक्त करते समय उनको बिल्कुल भी समय ना लगे। साथियों, यदि निर्धारित समय दिनांक 22/8/2024 तक एनओसी नहीं मिल सके तो आपने जो परीक्षा में बैठने के लिए स्वीकृति आदेश प्राप्त किया था उसको आप अपलोड कर सकते हैं। वो भी एक एनओसी के रूप में ही होती है, और एक शपथ पत्र बनाकर भी पेश कर सकते हैं कि बाद में मैं पेश कर दूँगा, ठीक है। अब परीक्षा होने के बाद सेम चीज़ें हैं। मान लो ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो परीक्षा हो गई उसके बाद में कुछ उसने हासिल किया कि नौकरी, सरकारी नौकरी, तो उसमें क्या होगा, सामान्य रूप से तो विज्ञप्ति में है नहीं, ठीक है, और आपको विवेक का इस्तेमाल करना है। तीसरा, आपको अपने डिपार्टमेंट में वेरिफिकेशन करने से पूर्व लिखित में सूचना देनी होगी। चौथा, साथियों मैंने पहले भी बताया, अनापत्ति प्रमाण पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को पूर्व सेवा से त्यागपत्र देकर नव नियुक्ति के समय त्यागपत्र स्वीकार करने संबंधी आदेश देना होगा, ठीक है। जब आप रिलीव होते हैं वो आदेश पेश करना, कब, जब आपकी नवीन नियुक्ति होती है उस समय पेश करना है। अभी आपकी नियुक्ति नहीं हो रही, अभी तो केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं, ठीक है साथियों। अब मैं सबसे इम्पोर्टेंट कुछ 2-5 बातें और है, अन्य महत्वपूर्ण बातें, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले चरित्र प्रमाण पत्र की बात चल रही है साथियों। तो साथियों, इसमें 2 चरित्र प्रमाण पत्र लगेंगे। एक राजपत्रित अधिकारी जो कि राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित होंगे। 2 चरित्र प्रमाण पत्र लोगे तो वो किससे होंगे, राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित होंगे। ये 6 माह से पुराने नहीं होने चाहिए। लेकिन आपको साथियों कौन से दिनांक के लेने हैं, तो आपको जो आज दिनांक है 16/8/24 से 22/8/2024 तक आपको फॉर्म भरने हैं, इसके बीच की अवधि का ही प्रमाण पत्र आपको लेना चाहिए। और ठीक है साथियों, चरित्र प्रमाण पत्र जो बनाओगे उसमें डेट मेंशन करवा लेना। बहुत से साथी गलती करते हैं, चरित्र प्रमाण पत्र में सील लगवा लेंगे किसी भी जानकार की और बना करके अपलोड कर देते हैं। ऐसा मत करना, उसमें दिनांक का अंकन आवश्यक है। यदि दिनांक नहीं लिखेगी तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और आपको रिजेक्ट का कहने का मतलब ऐसा नहीं है आपको निकाला जाएगा, इसमें आपको थोड़ा सा समय दिया जाएगा, फिर वापस आप डिले हो गए इस काम के लिए, तो ये ध्यान रखना, आपको दिनांक का अंकन करवा लेना। इसमें आवेदन की अंतिम तिथि 26/7/2023 थी, ये आपको पता है साथियों। विज्ञप्ति के बिंदु संख्या 17 के 19 के अनुसार सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व के होने अनिवार्य है। ये आपको भी पता है, जो भी प्रमाण पत्र आप पेश करो वो अंतिम तिथि से पूरे के होने चाहिए। अगला है साथियों, कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20/1/2022 के अनुसार वर्ग विशेष जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का लाभ तभी मिलेगा जब आवेदन किया था उसकी अंतिम तिथि तक या उससे पूर्व का प्रमाण पत्र हो। यहाँ कहने का मतलब कोई जैसे कि जाति का प्रमाण पत्र लगा रहा है तो वो अंतिम तिथि से पूर्व का होना चाहिए। परंतु आपको एक रिलीफ भी दिया साथियों, ये देखो इसमें एक परंतु और दिया है। कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 17/10/2022 के अनुसार एक परंतु जोड़ा गया जिसमें लिखा गया है कि किन्हीं कारणों से अभ्यर्थी द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता अथवा अंतिम तिथि के पश्चात प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। कहने का मतलब अब कुछ ऐसे विद्यार्थी हो सकते हैं कि जो प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र ये है थोड़ा बाद में मिला हो उनको, ठीक है, उनके लिए एक परंतु जोड़ा है, तो उनको क्या करना है, एक शपथ पत्र देना होगा। क्या लिखना होगा उसमें कि आवेदन की अंतिम तिथि को संबंधित वर्ग की पात्रता रखता था तथा वह सूचना गलत पाए जाने पर नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी। ये उसको मेंशन करना होगा शपथ पत्र में, ठीक है। ये आपके मूल विज्ञप्ति में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं साथियों, ठीक है साथियों। तो ये छोटा सा वीडियो था, यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।